और प्रथम अगले उसमें बढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन भारी सब्जेक्ट, आवश्यक सब्जेक्ट, और मुझे लगता है जुडिशरी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो लॉ से रिलेटेड हो तो बड़ा पेपर है। कैसे करेंगे इसको? समय, मैं बार बार कहता हूँ समय कम है। इस कम समय में क्या करें? डायरेक्ट पढ़ें, किताबें भारी किताबें पढ़ें? तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, जिसने पढ़ा रखी उनके लिए। कैसे शून्य से शुरुआत कैसे करनी है, अभी कैसे करेंगे? अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट प्लस अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट तो डायरेक्ट में है ही। तो अमेंडमेंट पढ़ने के लिए आपको अलग से, आप पता नहीं क्यों उसको लोग अलग बोलते हैं। जैसे मैं जब पढ़ता हूँ उसको, तो अगर आप कोई सपोज वोटिंग एज आपकी 21 से 18 तक की, तो जिस आर्टिकल में दिया गया है, मैं क्या करता था कि आप नीचे फुटनोट दिया रहता है। फुटनोट हम लोग की ऐसी, हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि वो फुटनोट का हम ध्यान बार बार नहीं दे पाते, वो छोटा एक तो दिया रहता है। तो जिस आर्टिकल में दिया गया उस आर्टिकल के बगल में आप पेंसिल से लिख लें कि 61st अमेंडमेंट। तो आप जब भी वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी बन जाती है 61st अमेंडमेंट है। और ये मैं हर सब्जेक्ट के साथ कहना चाहूँगा। जैसे IPC है तो आपका 304A 80-70 से है, तो आप 304A पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे फुटनोट देखेंगे, उससे अच्छा 304A के बगल में लिख लें 80-70। तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी बन जाती है। आप गूगल करने की आवश्यकता नहीं। आप जब भी उसको पढ़ेंगे 304A, तो आप 80-70 उसके साथ में पढ़ेंगे, तो आपको वो इतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। क्योंकि फुटनोट हम लोग देखिए किसी पेयर के पेजेस में 8-10 फुटनोट दिए रहते हैं। तो आप कई बार ऊपर दूसरा फुटनोट देखते हैं, नीचे नंबर कुछ और देखते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि क्या दिया है, तो वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पेयर आप अपनी एकदम बोल दीजिए, उसमें अमेंडमेंट आप पेयर में लिख लीजिए। केस लॉ भी मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे मेरी पेयर अगर है, तो अगर मर्डर के केसेस जितने हो गए, आर वर्सेस गोविंदा, बिरसा सिंह, स्टेट वर्सेस आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया, ये केसेस मैंने पेयर में भी लिख रखे हैं। उसके बाद केस मैट में भी लिख रखे हैं, फिर आप उसको क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो जब आप 2-3 बार एक ही सवाल देख लेंगे, एक ही केस लॉ देख लेंगे, तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी होगी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप वो केस लॉ ढूंढेंगे, आपको ऑप्शन पढ़ने तक की जरूरत नहीं है। तो इसका मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेयर पढ़ें। अमेंडमेंट उसके जितने रिसेंट के जो 5 इसके अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे अभी 105 अमेंडमेंट हुए हैं, हाँ, तो आप 98 से लेके 105 तक की तो एक लिस्ट बना, इतना आपको याद होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ये था कि कुछ लोग हम लोग, क्योंकि 2016 में हम लोगों ने एडमिशन लिया तो पेयर में पुरानी है, उसके बाद भी 3-4 अमेंडमेंट हैं, तो उसको आप 5-6 अमेंडमेंट रिसेंट के जो हैं वो आप एक जगह लिख लें, और बाकी जो अमेंडमेंट हैं आप 78 हो गया, 85 हो गया, 61st हो गया, 42nd, 44, ये आपको बेयर में ही दिख जाएगा कि अच्छा ये इससे ऐड हुआ है। अगर आप लोग बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ, तो जब आप पढ़ेंगे, आप प्रिएम्बल पढ़ेंगे, तो क्या प्रिएम्बल फुटनोट आपको नहीं मिलेगा 42nd ऐड हुआ, तो आप उसके लिए अगर, और मुझे लगता है अगर आप अलग से पढ़ेंगे अमेंडमेंट तो आपको कभी नहीं याद होगा। और टाइम टेकिंग भी होगा। टाइम टेकिंग, आप कभी सीरियल से अमेंडमेंट याद ही नहीं कर सकते कि आप सोचेंगे फर्स्ट से लेकर मैं 100 तक अमेंडमेंट याद करें, आपको कभी नहीं ऐसा होगा। आपको इंपॉर्टेंट जो पेयर में लगते हैं आप वो याद करिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिसेंट केस लॉ अगर देखें तो वो उसके लिए आप कोई भी गाइड रेफर कर सकते हैं एलएम के लिए, क्योंकि DU और PHU का ये है कि वो रिसेंट केस लॉ पूछते हैं। और रिसेंट केस लॉ का मेरा मतलब ये नहीं कि 2-3 साल पुराना, 2000 के बाद वाले उनको मैं रिसेंट केस लॉ बोलता हूँ। बाकी तो ट्रेडिशनल केस लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में वो 2000 से पुराने ही वाले हैं, वो बिल्कुल आप देख लेंगे केशवनंद भारती से लेके और इंदिरा साहनी, मिनरवा में सब, वो आज़ादी के ठीक बाद से, आज़ादी के ठीक बाद से, तो वो मुझे लगता है 2000 के बाद के जो रिसेंट केस लॉ हैं वो भी बहुत कम पूछे जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप अगर जिसने तैयारी कर रखी है उसके लिए वेल गुड, जिसने नहीं कर रखा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से पेयर से ही स्टार्ट कर रखना है। और केस लॉ के लिए वही रिवर्स में आप अपने नोट्स बनाइए, और केस लॉ अगर किसी टॉपिक पे एक ही केस है या 2 ही केस है तो आप पेयर में ही उस केस लॉ को लिखिए, और बेयर में ही आप अमेंडमेंट भी लिखिए। तो आपको बेयर के साथ साथ केस लॉ अमेंडमेंट का साथ में रिविजन होता चलेगा। तो वो मुझे लगता है एक फोटोग्राफिक मेमोरी जो आपको बनती है तो वो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। बात अगर टॉपिक्स की करें, टॉपिक की बात करें, अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग एंट्रेंस से अगर वो निकालें, उसका जीस्ट निकालें, तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा जरूरी है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल नहीं आते हैं, अमूमन नहीं आते? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में मैं इस बार पार्टिकुलर जो LU का पिछला इंटेंस हुआ था उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। मतलब ये कहा जाता है अगर आपका टाइम ना हो तो आप मेजर टॉपिक, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, जहाँ से हम लोग सेमेस्टर पास में, हाँ ये हो जाता है। लेकिन पिछली बार LU ने, अगर आपको भी ये बात लगी, अप्रोच चेंज किया था। फंडामेंटल राइट से मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन आया था। अप्रोच भी मैं ये कहना चाहूँगा, अप्रोच अब सारे एग्जाम में, हाँ मतलब अब नहीं चलेगा, अब उन्होंने पॉपुलर टॉपिक उठाना बंद कर दिया है। तो अब जैसे इवन मैंने यूपी के मेंस में भी देखा है, फ्रीडम ट्रेड एंड कॉमर्स से वो मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि अगर आप शायद सेमेस्टर में करें तो हम लोग इतना ध्यान भी नहीं देते उसमें, नहीं देते। तो वो मुझे लग रहा है कि आप ये छोड़े मत, ये कि इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं आए तो ऐसा नहीं कि आएगा नहीं,
लेकिन आप वो टॉपिक मत छोड़े जो आपने ट्रेडिशनली आपके दिमाग में है कि यहाँ से तो सवाल आते नहीं। तो अगर टॉपिक अगर आप इंपॉर्टेंट बताना चाहें तो फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, एमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, स्टेट सेंटर रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका 73rd 74th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट उसके बाद फिर हाँ, और DU और BHU मैंने खास करके देखा है कि अगर आप शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस हैं तो पहले कितनी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज की अमेंडमेंट ऐड हुई, यहाँ तक पूछते हैं अंदर सवाल। तो वो मुझे लगता है कि वो अभी मैं किसी को नहीं एडवाइस करूँगा उस हद तक जाके आप पढ़ें। जो 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अब एक जैसे कुछ मैंने देखा था कि कुछ टॉपिक पूछते थे कि किस लिस्ट में दे रखा है विषय, ये विषय ये आज इस बार अभी आया था वो क्वेश्चन आया तो क्या कि मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन किस लिस्ट में है, ये यूनियन लिस्ट में, और मुझे लगता है शायद दिल्ली में या BHU में जो अभी कोविड का चल रहा था तो स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन से रिलेटेड समथिंग कोई वो फील्ड है वो किस उसमें दे रखी है इसमें दिया। तो ये मतलब बहुत डेप्थ हो गया। हाँ, ये बहुत डेप्थ हो गया और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आजकल पूछा जा रहा है जब से कोविड आया है तो शायद 279 या 278 के आसपास जो स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन और क्वारंटीन हुई है, मैं IPC का बता रहा हूँ। तो अगर रिसेंटली जो अगर कोई चीज़ न्यूज़ में चल रही है तो उसको आप जरूर पढ़ें। जैसे अभी दिल्ली है, दिल्ली का आप समझ लीजिए दिल्ली और सेंटर में आपस में टकराव चल रहा है, तो दिल्ली को जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए जो स्पेशल आर्टिकल्स दे रखे हैं उसके अमेंडमेंट्स क्या है वो आपको पढ़ना चाहिए। और करंट में अगर आप देखना चाहें तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट आया है ना, वो उससे क्वेश्चन आ सकता है। DU में BHU में तो मैं बिल्कुल कहूँगा एकदम आ सकता है उससे क्वेश्चन। और BHU में इस बार तो कई क्वेश्चन आए थे, हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन है जिसमें मेजर केस लॉ देंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, 21 ईयर में हुआ था कौन सा केस, इवन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट के मेजर केसेस देखें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कि जो प्रेसिडेंट रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट को तो वो ये नहीं पूछते कि कौन सा केस रेफर किया गया, वो 4-5 केस दे देंगे और किस सन में रेफर किया गया उसको क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्डर में साइटेशन भी देख लें जो मेजर केसेस। ये यहाँ पे मैं एक चीज़ खुद से भी जोड़ूंगा कि ये LLB 3 इयर्स का LLB ऑनर्स का एग्जाम नहीं है। ये आप ये मान के चला जा रहा है कि आप एक बेहतर लॉ ग्रेजुएट हो, आप अपनी लॉ की पढ़ाई बेहतर करके आए हो और जाहिर सी बात है आप बेहतर पढ़ के आए हो तो आप किस सन में कौन सा केस आया है। लीडिंग केस लॉ आते हैं जब भी ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल गुमनाम से केस लॉ पूछ लिए जाए, जाने माने होते हैं, लेकिन अब उन्हीं जाने माने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि आगे पीछे जरा सा वो रहता है। और उसमें ऑप्शन भी ये रहता है अगर आपको 1-2 केस तो आते हो तो ऑप्शन हम सही कर देंगे भाई आप फेयर गेस वाली बात होगी थोड़ा सा। और ये मुझे लगता है विषयों की हमने बात की है, पैटर्न की बात की, सिलेबस की बात की, कैसा रहा अगर तुलना में देखें। जैसे सरल तो कहना आसान है, आपने हर बार कहा है कि LU का जो पेपर है वो जो भी तैयारी कर रहा होगा वो वीडियो देखेगा तो उसको थोड़ी सी राहत होगी। जो BHU और DU के साथ में तैयारी कर रहा होगा उसको लगेगा कि मैं चूंकि DU की तैयारी कर रहा हूँ तो LU मैंने कवर कर लिया। कुछ ऐसी चीज़ें जरूर रही होंगी जो मुझे लगता है कि आप बताओ कि जो DU में BHU में आने की उम्मीद नहीं होती है, LU में वो चीज़ें खास पूछी जाती हैं, चाहे वो करंट को लेकर करंट सवाल आते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह से। करंट से मुझे नहीं लगता कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बेसिकली उसको हम करंट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड इवेंट। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू की गई, कब लागू, तो ये कोई प्रोविजनल क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है, तो इस तरह के क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का विषय है। सामान्य ज्ञान का विषय। और कुछ क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर एग्जाम में होते हैं, वो एग्जामिनर सीओ वाले क्वेश्चन जो होते हैं जो 5-6 क्वेश्चन आप रहेंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया, एक उन्होंने कोड दे रखा था जो मुझे नहीं वो मैं, और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है याद नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड समथिंग क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते हैं कि आप ना करें, लेकिन 100 ना कर पाओ। लेकिन नेगेटिव है नहीं तो आप हो सकता है किसी का तुक्का बैठ भी सकता है उसमें, तो ईगो क्रैश करो। हाँ, तो वो ये चीज रहता है कि वो भी चाहते हैं कि भाई LU का इंटरेंस हो या किसी का भी इंटरेंस हो, तो बच्चा अगर 100 में 90, 100 में 95 करेगा तो एक प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है यूनिवर्सिटी का भी कि आपकी यूनिवर्सिटी में 100 में 100 क्वेश्चन कैसे करके सिलेक्शन ले लिया। आप 100 में से 85 सवाल हल करके आपकी पहली रैंक आई, तो जाहिर सी बात है 15 सवाल आप नहीं कर पाए। 15 सवाल नहीं कर पाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ भी 100 क्वेश्चन वहाँ पे मेरे 75 क्वेश्चन से 100 में से 75, हर से 100 में से कितने सवाल आपके? यहाँ पे मेरे 100 में 78 सही थे, 100 में 78 सवाल सही थे, और वहाँ पे DU में 100 में 62 क्वेश्चन थे। 100 में 62। ये कट ऑफ या रैंक पे अभी हम नहीं जाते हैं, अभी चूंकि कट ऑफ की अगर बात कर लें तो यहीं से आप जान सकते हैं कि प्रथम की पहली रैंक थी लखनऊ विश्वविद्यालय के LLM 2021 के एंट्रेंस में पहली रैंक थी और 85 सवाल सही थे और 85 वो 70% निकाल रहा था ना कुछ ऐसा, उसको 70 में कन्वर्ट करना था 30 मार्क्स पे। तो वो अभी गुणा गणित में मत जाइए, अभी केवल इतना समझिए कि 85 सवाल पे लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस पिछली बार किसी ने टॉप किया है, तो 85-86 सवाल आपको भी सही करने हैं इस बार के एंट्रेंस को टॉप करने के लिए। मैं आप उम्मीद करता हूँ आपके 100 में से 100 सही हो, 98 सही हो,
लेकिन 85-86 वाली एक लिमिट प्रथम ने बनाई हुई है अभी तक, और जो आप आकर क्रॉस करिए। इस पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, मुझे लगता है शायद 4 से 5 ही लोग थे जिन्होंने 80 क्रॉस किया। हाँ ये बड़ी चीज़ है। ये पुराने पाँच वीडियोस बनाते समय और पिछले लोगों से बात करते समय मैंने देखा है कि कुछ वो बीच का अंतर हो गया था, अच्छा खासा अंतर हो गया था। तो मुझे लगता है जो बोलते नहीं कि मतलब हो सकता है मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऊपर थोड़ा जगह खाली है, तो अगर आप 80 पार करेंगे तो आपको 2-3 ही लोग मिलेंगे वहाँ। शायद मेरे थे, दीपांशु के थे, सेकंड रैंक 4 लोगों के थे, सेकंड रैंक शिवम त्रिपाठी के थे। प्रथम हर्षित, अभी तक अपने इस वीडियो में हम सभी लोगों ने बात करी है किताबों को लेकर के, पैटर्न सिलेबस को लेकर के, LLM के ड्रेस को लेकर, और अब मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आपके जो ढेर सारे विश्वविद्यालयों में एग्ज़ाम देने का जो अनुभव रहा है, उसके आधार पे जो आवश्यक सुझाव आप सलाह देना चाहते हैं वो आप अपने अनुजों को दे दीजिए। एक एडवाइस तो मैं देना चाहूँगा सबको कि आप मल्टीपल रिवीजन करिए, और मल्टीपल रिवीजन आप एटलीस्ट एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है, 50-60 दिन बाकी हैं। तो आप मल्टीपल रिवीजन करिए, और रिवीजन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो MCQs का आप कैटेगराइजेशन कर लें। आपको जो मोस्ट डिफिकल्ट लगते हैं, जो आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे 1-2 दिन बाद वो सेम क्वेश्चन गलत हो सकता है, कुछ इलस्ट्रेशन ऐसे होते हैं, कुछ केस लॉज ऐसे होते हैं जो होता है आपको याद ना है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपको उससे कम डिफिकल्ट जो लगता है उसको आप सेटल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप हो सकता है आप रात में भी 2-3 बजे भी उठ के उसको सही कर लें। तो ये मुझे लगता है कि जब आप उसका कैटेगराइजेशन कर लेंगे तो जो IPC के 1500 क्वेश्चन किसी बुक में दिए हुए हैं, तो आप 200-300 पे आ जाएंगे उसका। तो वो 200-300 अगर आप लगातार लास्ट के जो 10-15 दिन है आप सिर्फ हर सब्जेक्ट में 200-300 क्वेश्चन ही पढ़ें, तो मुझे लगता है आपको 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो उस पर से फंस जाएंगे। तो ये मुझे लगता है मल्टीपल रिवीजन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप पेयर बेस्ड रिवीजन ना करके लास्ट के दिनों में आप क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करें, और उसका क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन करें। और क्योंकि जब आप क्वेश्चन सारे लगा लिए होंगे तब आपको पता होगा कि आपको सबका इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, हो सकता है मैं वो करूँ। तो जब आप कैटेगराइजेशन करिए उसका, उसके बाद आप केस मैट हर सब्जेक्ट का बनाइए। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि क्वेश्चन लगाते टाइम किस टॉपिक पे कौन सा केस लॉ है उसका, अगर आप 2 A4 एक सब्जेक्ट के आपके पास 2 A4 होनी चाहिए, तो उस A4 में जब आप उसका रिवीजन करिए, पेयर आप लगातार पढ़ते रहिए। और अमेंडमेंट और केस लॉ आप पेयर में थोड़ा पेयर को बहुत क्लीन रखने की आदत ना रखिए। जैसा मुझे लगता है बहुत लोग हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, वो कि एकदम साफ की पेयर साफ रहनी चाहिए। तो अमेंडमेंट जो साइटेशन है उसको आप जब मार्जिनल हेडिंग के बगल में लिख लेते हैं, तो मुझे लगता है फोटोग्राफी मेमोरी आपकी जल्दी ज़्यादा अच्छी बनती है। और कुछ केस लॉज होते हैं, जैसे कुछ टॉपिक है उसमें सिर्फ 1 ही 2 केस लॉ है, तो आप उसको बेयर में ही लिख लें। तो जब आप उसको बेयर एड में पढ़ेंगे अपने सेक्शन के साथ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से वो याद होगा। उसके बाद जब आप उसको सेम क्वेश्चन में जब आप केस लॉ को आप क्वेश्चन में लगाएंगे, उसके बाद सेम जब आप केस मैट में पढ़ेंगे, तो एक ही केस जब आप 3 बार पढ़ेंगे, वैसे केस का बहुत वेटेज नहीं है, लेकिन वो आप बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि आपकी जो गलती करने की जो उसका प्रोबेबिलिटी रहती है वो बहुत कम है। तो ये मुझे लगता है मल्टीपल रिवीजन करिए, केस मैट बनाइए, मल्टीपल रिवीजन पेयर बेस्ड या बुक बेस्ड ना होके क्वेश्चन को बेस्ड बनाइए अपना। क्योंकि लास्ट डे में मुझे याद है जब मैं LU का एंट्रेंस देने आ रहा था, तो मैंने IPC के लगभग 300-400 क्वेश्चन एक दिन पहले रीड किए थे, और जो ये रामस्वरूप वाला केस है वो उसमें से एक था, और जो डेल कार्टे वाला एजेंट वाला केस था वो जब मैंने घर जाके देखा तो ये दोनों मेरे हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन थे, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, और ये दोनों क्वेश्चन मुझे LU के एंट्रेंस में कॉपी बेस्ड थे। तो वो मुझे लगता है आप जब क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सपोज आप ओपन त्रिपाठी की बुक लगा रहे हैं या आप जो परीक्षा मंथन लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, एकदम कुछ लैंग्वेज ऊपर नीचे करके सेम क्वेश्चन 5-6 बार दिए रहते हैं, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कैटेगराइजेशन से ये फायदा होता है कि आपको पता होगा कि हाँ आपको रिवीजन कितना करना है, प्लस ये साइकोलॉजिकल भी होता है कि आपको पता होगा कि 7 सब्जेक्ट आप रिवीजन कर लेंगे इतनी जल्दी। और UN चार्टर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि UN चार्टर का जब आप प्रिंट निकालें तो आप एक साइड प्रिंट निकालें, दूसरी साइड उसको ब्लैंक रखें, और अपने जो नोट्स बनाने हैं आपको, चाहे रिवर्स में आप देख रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं, तो वो ब्लैंक साइड पे लिखें। इससे भैया क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल होता है कि आपको इतना पतला से पढ़ना है ना, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको इतना मोटा बुक पढ़नी है, रिवीजन करने के लिए इतने मोटे नोट्स पढ़ने हैं, तो आप थोड़ा हतप्रत हो जाते हैं देख के। तो वो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करिए, केस मैट बनाइए, और जितनी मेरी लिमिटेड समझ है, वैसे तो मैं अपने आपको इतना केपेबल नहीं मानता हूँ किसी एडवाइस दे पाऊँ, बट अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होने की बढ़ जाती है। हर्षित, इसको क्या आप ऐसी जैसा प्रथम ने बताया, आपको क्या लगता है विश्वविद्यालय में जब आप एंट्रेंस देने आए थे, जिस दिन, अभी तो बहुत दिन हो गया, हो सकता है आप भूल गए हो, क्या फीलिंग वगैरह रही हो आपकी?
लेकिन क्या आपको विशेष लगा, क्या आपने ऐसा किया था जिस वजह से यहाँ पे आपको आसानी हुई? और यही नहीं, जहाँ भी आप एंट्रेंस लगातार निकाला आपने, तो क्या ऐसी विशेष चीज़ थी जो आप इन लोग को बताना चाहेंगे, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है? देखिए, जहाँ तक विशेष चीज़ की बात रही, ऐसा विशेष चीज़ कोई नहीं है जैसे। और मैं ये भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप कई यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अप्रोच रखना है। कमोवेश जो सिलेबस होता है, जो मटेरियल होता है, वो हर यूनिवर्सिटी, अगर आप एक बार अच्छे से सिलेबस को कवर कर लेते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी में, तो मुझे नहीं लगता उस सब्जेक्ट में आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ और अप्रोच अपनाना चाहिए। और जहाँ तक रही बात, मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, मेरे साथी प्रथम ने कहा कि अब क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, इंटरेस्ट आने वाला है, ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें और हम चीज़ों को फ़िल्टर आउट करें। फ़िल्टर आउट करने का मतलब है क्या पढ़ना है ये देखना, क्या नहीं पढ़ना है, तो कैटेगराइजेशन करें और उसको फ़िल्टर आउट करके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं एक चीज़, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, उसमें 7 सब्जेक्ट पूछे जाते थे। BHU में 2 सब्जेक्ट हमारे बढ़ जाते, एविडेंस और इन्वायरमेंट। और DU में यही सब्जेक्ट बढ़ के सब्जेक्ट्स की जो संख्या वो 13 से 14 हो जाती है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो DU का एंट्रेंस भी मैंने 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ के ही दिए थे, क्योंकि तो ये अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है। आप कितना ज़्यादा पढ़ लीजिए ये मैटर नहीं करता, बट जो पढ़िए उसको इतना अच्छा पढ़िए फिर उससे कुछ गलत ना होने पाए। तो क्योंकि आप कोई भी एंट्रेंस उठा के देख लीजिए, चाहे जितना इजी पेपर आया हो, चाहे जितना टफ पेपर आया हो, जो टॉपर होता है वो 60 से 70% के बीच ही होता है। तो आपको बेसिकली एक सीट सिक्योर करनी है, तो अब भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पढ़ लिया तो सो फॉर सो गुड, नहीं पढ़ लिया तो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए कि उनसे अगर कुछ पूछा जाए तो वो गलत ना होने पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। और तीसरी बात, जहाँ तक रही बुक्स की बात, मतलब कई लोगों ने मुझसे पूछा कि LLM एंट्रेंस के लिए कोई, तो बुक्स मुझे नहीं लगता, अगर आपने LLB ढंग से की है और उसके सोर्सेज आपका बेसिक बुक्स है, तो पढ़ने के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं। हाँ, बुक आप ले सकते हैं अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं या क्वेश्चन का पैटर्न समझ, तो उसके लिए बुक, या फिर कोई कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं उनको लेकर आपका मटेरियल ना हो। जैसे मेरे साथ मुस्लिम लॉ का कोई खास मटेरियल मेरे पास नहीं था, तो मैंने AK जैन से रेफर की थी। बाकी अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट को लेकर मटेरियल है तो उसके लिए आपको किसी LLM एंट्रेंस स्पेसिफिक बुक के जाने की जरूरत नहीं है। जी, मैं हर्षद की बात को थोड़ा कुछ आगे ऐड करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बोला कि 8 सब्जेक्ट पढ़ के भी उन्होंने एग्जाम दिया था, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हर्षद हम लोग पूरा 5 साल ग्रेजुएशन में साथ रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट कुछ एडिशनल होते हैं जैसे कंपेनी लॉ हो गया, DU और PHU के जो एस्पिरेंट है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उस क्वेश्चन से आते एकदम बेसिक क्वेश्चन। हाँ, तो आपने कहीं दौरान भी पढ़ा होगा तो आपको याद आ दौरान भी पढ़ा होगा। और अगर मैं ये कहूँगा जैसे DU के लिए मैंने कंपनी लॉ और इसकी क्या अप्रोच रखी थी, मैंने 4-5 साल के यूनिवर्सिटी पेपर देखे और मैंने जितने दोस्त जानते हैं, दीपांशु सब जानते हैं, एक पेज के मेरे नोट्स थे कंपनी लॉ और 4 क्वेश्चन DU के आए थे और मेरे 3 क्वेश्चन सही थे। तो उसमें क्वेश्चन वही केस लॉ एकदम रिपीट होके आता है। तो आप एक दिमाग में ये मत बनाए कि दिल्ली में कंपनी लॉ आता है, वो कंपनी लॉ आप क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो पूछते वही 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन घुमा के। तो अगर आप वो कर लें, प्लस जब आप सो रहे हैं तो आप एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वेयर देख लिया, IT एक्ट का वेयर देख लिया और IPR में इसमें आता है, IPR दे सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप छोड़े कुछ मत। जब आप एकदम इन सब्जेक्ट से बोर हो जाएंगे, क्लास सब्जेक्ट हैं, तो आप 15-20 मिनट अगर उसको देंगे तो मुझे लगता है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि 1/4 नेगेटिव में ये होता है, अगर आपको DU और PHU में 1/4 नेगेटिव होती है कि अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 8 में से 2 इस क्वेश्चन भी सही कर ले जाएंगे तो आप 0 पे जाएंगे, आप फायदे में ही रहेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर 8 में से 2 क्वेश्चन सही कर लिया आपने, 1/4 नेगेटिव। तो ये मुझे लगता है DU और PHU वालों को ये मैं ये कहना चाहूँगा। और प्लस जो क्वेश्चन मैंने बताया कि जो कंपनी लॉ हो गया, ये हो गया, इस तरह इसको आप पूरे तरह से मत छोड़ें। आप जो अपना क्लासिक सब्जेक्ट करके चलेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर से करेंगे, तो मोस्टली स्टडी मुझे लगता है आपकी रिवर्स में होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं रात में सोता था, मैं प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ता था, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता था। तब मुझे पता चला अच्छा DU में स्पेशल मैनेज एक्ट भी आता है, IT एक्ट के इतने क्वेश्चन आते हैं, है ना। तब आपको पता रहता है अच्छा स्पेशल भी पढ़ना है। तो सिर्फ आप उसको एक बार, क्योंकि जो ऐसे एक्ट हैं, स्पेशल मैनेज एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जैसे IT एक्ट का मैं 10 सेक्शन लिख के दे सकता हूँ, उससे वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं IT एक्ट में। शायद आप यही हाल IPR के साथ भी है। IPR के साथ भी 10-15 क्वेश्चन इतना लिमिटेड है। तो जो DU और PHU के एस्पिरेंट हैं तो वो सिर्फ सिलेबस का ब्रोशर देख के कि अच्छा ये सब पूछता, उससे डरे ना। जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चलेगा कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसने दे रखा है और जो ऑनलाइन थ्रेड देते हैं वो किसमें परीक्षा था, IT एक्ट में। तो वो क्लासिक क्वेश्चन है, रिपीटेड एकदम। अगर आप 100 क्वेश्चन का भी अगर अपना खुद का क्वेश्चन बैंक अगर बना लेंगे
तो उसके बाहर से मुझे लगता नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे कि आपका कंफर्टेबली आप इन हो जाएंगे, क्योंकि जो क्लासिक सब्जेक्ट के साथ दिक्कत की, अगर मान लीजिए उसने हेरफेर की, तो आपके पास कुछ जगह होनी चाहिए बचने की, सिक्योर करने के लिए। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन या आईपीसी में उसने थोड़ा सवाल हिला दिए, तो आपके पास कहीं भागने की जगह तो होनी चाहिए कि आप कम से कम कॉन्ट्रैक्ट हो, आईटी एक्ट हो या कंपनी हो, तो आप एकदम किसी को छोड़ के मत जाएं। नुकसान की भरपाई आप एकदम फेयर केस वाला रखिए, +1/4 नेगेटिव है तो 2 में डाउट हो क्वेश्चन जरूर करें। और माइनर जैसे एक्ट ड्यू का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 मेरे 305 मार्क्स थे और जिसके पास थे उसके 308 थे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन का डिफरेंस था उसमें। तो आप मान चलिए ड्यू में भी जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसके 76 क्वेश्चन थे और 75 में थे, और एलयू में 85 थे क्योंकि एलयू में नेगेटिव नहीं थी। तो मान के चलिए कि जहाँ नेगेटिव है वहाँ 70+ और जहाँ नेगेटिव नहीं है वहाँ 75+ या 80+ का आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीधे, चाहे जितनी का। और ये मैं जनरल कैंडिडेट से बता रहा हूँ, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि अगर आप मल्टीपल रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रीड करिए, पहले रीड करिए, फिर पढ़िए, फिर उसको सॉल्व करिए। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पढ़ के उसको सॉल्व करिए। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश मत करिए क्योंकि आपको नहीं आएगा पहली बार, तो अगर आप रीड करेंगे फिर बंद करके फिर साइड में। तो ये मुझे लगता है हाँ कि पहले आप रीड कर लें प्रीवियस ईयर पेपर। और ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आईलेट, क्लैट जितने भी अगर आप सिंगल की गाइड लेंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे पेपर दिए होंगे, तो आप सारे पेपर देखिए और ज़्यादा समय लगेगा नहीं। आप 50 दिन भी आपके लिए आप एकदम हटपट ना हो, 50 दिन बहुत हैं आपके लिए। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करते हैं तो आप 7 सब्जेक्ट आपके 28 दिन में, एक सब्जेक्ट को 3-3, 4-4 दिन भी देखिए आप कर सकते हैं उसको, क्योंकि एलएलबी में आप एकदम ब्लैंक तो नहीं होंगे, आपने कुछ तो पढ़ाई। तो जितनी मेरी लिमिटेड समझ थी उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश की है। तो और प्रथम हर्षित अधिवक्ता महोदय के माध्यम से और इस चैनल पे जो भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखेंगे, तो उन सभी और लोगों की तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैं एक बात अंत में और कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं अधिवक्ता महोदय चैनल का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में चूँकि पुराना जो समय था वो कोरोना का समय था, तो हम लोगों का इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया अपने सीनियर्स से कि कैसे एलएलएम एंट्रेंस की तैयारी करें, क्या हुआ, क्योंकि पूरा हमारा घरों में ही बीता। तो अधिवक्ता महोदय चैनल के माध्यम से हमें जानकारियाँ मिलती रही, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन सा अप्रोच फॉलो करें। इसके लिए मैं भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने गाइड किया हमें। कोविड के टाइम में ये चैनल हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ कि घर बैठे हमको जानकारी मिलती रही, उपयोगी। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का परिणाम सकारात्मक हो और एक दिन यहीं पर बैठ के, जैसे प्रथम बैठे हुए, हर्षित बैठे हुए इसी जगह पर, और मैं आपका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से प्रथम ने बताया, हर्षित ने बताया, उस प्रकार से तैयारी करनी है, उस प्रकार से तैयारी करनी है, उस प्रकार से तैयारी करके आना है और प्रयास करिए। जैसा बताया है, प्रथम ने बताया है, हर्षित ने बताया है, प्रयास करिए। उन सारी किताबों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो सारी किताबें नहीं हैं तो इन सभी लोगों ने ये भी बताया कि अगर आपके पास जो भी बेहतर किताब है, जैसा परीक्षा मंथन बताया, यूनिवर्सल की किताब, AK जैन, सिंगल, जो भी किताबें हैं, हो सकता है आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चन बैंक हो जो इससे बेहतर हो, या हो सकता है ऐसे ही मिलती जुलती कोई किताब हो। तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा कि ये वाली किताब मेरे पास नहीं है तो मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी सारा का सारा जोर है वो ढेर सारे MCQs हल करने पे है और वो ढेर सारे MCQs आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। तो प्रयास करिए कि इन सारी बातों पर अमल करिए। एक चीज़ भी है, प्रथम एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि 50-60 डेज ही बाकी है जी, तो आप सोचना बंद करें और पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जिस दिन से मेहनत करेंगे तो उस दिन से परिणाम मिलता है। और ये मैंने खुद की अपनी जर्नी से भी सीखा है, क्योंकि मेरे दोस्त भी जितना जानते हैं कि आप तो भैया जानते हैं कि 12th का रिजल्ट हो, चाहे सेमेस्टर में रिजल्ट हो, मेरा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया कभी, तो मुझे भी नहीं लगता था कभी कि मेरी रैंक फर्स्ट आ सकती है। तो ये मुझे लगता है कि आप जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आप 2-4-5 महीना देते हैं, अगर अभी तो इसमें इंटरेस्ट हो गया, इसके आगे की भी अगर कोई पढ़ाई है, तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक वही चीज़ है कि अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे तभी कहीं मंजिल पहुँचेंगे। हो सकता है गोमती नगर में जाकर हजरतगंज रुक जाएँ या फिर थोड़ा पहले रुक जाएँ, लेकिन आप एक बार चलना स्टार्ट करिए, मेहनत स्टार्ट करिए, और आप क्योंकि समय ऐसा है डेडिकेटेड हो जाइए, एकदम ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना देखना थोड़ा कम करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। तो मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को जुड़े रहिए हमारे साथ, अधिवक्ता महोदय के साथ। प्रणाम।